बांकीपुर सीट पर सियासी घमासान इस वक्त छिड़ चुका है। आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी उतारने पर गठबंधन के अंदर ही खटपट शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरजेडी पर इसे लेकर तीखा और जोरदार प्रहार देखने को मिला। असित नाथ तिवारी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, उसे नहीं निभाया है। आरजेडी वहां से एक बार भी जीता नहीं। बांकीपुर में आरजेडी की हकीकत सभी को पता है। कांग्रेस वहां से 3 बार जीत चुकी है। गठबंधन में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। त्याग की उम्मीद भी हमसे ही है। परिवार की मर्यादा का जिम्मा भी सिर्फ हम पर है। हकीकत नहीं पता है कि राजद ने आज तक वहां से एक बार भी जीत नहीं दर्ज की। हम 3 बार वहां से जीते हैं। जनता दल ने भी कभी जीत नहीं दर्ज की। हाँ, वाम दलों ने जीत दर्ज की है 2 बार वहां। यह हकीकत भी सबको पता है। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गठबंधन के, हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम उस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं। निश्चित तौर पर त्याग की प्रत्याशा हम ही से होगी सबको, लेकिन परिवार की गरिमा की रक्षा का दायित्व भी तो हमारे ऊपर ही है। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। तो बांकीपुर में आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस आग बबूला है और सहयोगी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रहा है। तो इधर आरजेडी का दावा ये कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी भ्रम की स्थिति है उस पर सभी दलों के बड़े नेता आपस में बैठकर उससे सुलझा लेंगे। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रेखा गुप्ता को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों को भी हकीकत की जानकारी है कि किसकी कितनी ताकत है। कोई नाराजगी नहीं है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी। लगभग 50,000 वोट आए थे। तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया। जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, सारे सहयोगी दल हमारे जो भी हैं सबको हकीकत पता है और होना भी चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है, कि इसकी कितनी ताकत है धरातल पर। ये है कि गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन बयानों से ऐसा दिखता नहीं। कांग्रेस ये कह रही है कि इस सीट पर किसकी कितनी ताकत है ये हमारे गठबंधन के सहयोगियों को भी पता है और जनता को भी पता है। 3 बार यहां से कांग्रेस जीत चुकी है, 2 बार यहां से लेफ्ट जीत चुकी है और अब यहां आरजेडी के उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस में साफ नाराजगी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का इससे बिल्कुल उलट बयान, वो ये कहते हुए कि सबको ये पता है, यानी अपने ही महागठबंधन के अंदर अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। गठबंधन धर्म का पालन करने को एक दूसरे को नसीहत दिया जा रहा है। अब इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहले तो प्रशांत किशोर जो कि यहां जनसुराज की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता यहां पर बहुत समझदार है और वो तय करेगी कि यहां जीतेगा कौन। रेखा गुप्ता आरजेडी की तरफ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर। और रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जनता को सब पता है, लेकिन क्या महागठबंधन के अंदर दलों को ही नहीं पता कि किसकी कितनी ताकत? बिल्कुल, और बांकीपुर सीट को लेकर के महागठबंधन में फिलहाल यही स्थिति है। यहाँ पे जिस तरीके से बांकीपुर को सीट को लेकर के आरजेडी ने कल शाम जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, इसे लेकर के कांग्रेस में बड़ी नाराजगी हुई और उनका कहना है कि यहाँ पे सीट देने के लिए अगर गठबंधन की सीट अगर कोई उम्मीदवार उतारा जाता है, फिर ऐसे में गठबंधन से आखिर बातचीत क्यों नहीं की जाती है। बिना किसी भी सहयोगी दलों के बात के आरजेडी ने अपना उतारा है और यही स्थिति जो है वो पिछले विधानसभा के 2025 को अगर याद करें तो यही स्थिति वहां पे दिखाई पड़ी थी, जहां पे 1 दर्जन के लगभग सीटों पर फ्रेंडली फाइट कह करके जो है आरजेडी और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। तो बांकीपुर को लेकर के लगातार, क्योंकि आरजेडी का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका उम्मीदवार जो था यहाँ से चुनाव लड़ा था इस बार, इसलिए उनका उम्मीदवार है। लेकिन कांग्रेस यही कह रही है कि अगर उम्मीदवारी आपकी उतारनी भी है
तो कम से कम एक बार सहयोगी दलों से बात हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर यही नाराजगी रही तो आपस में आखिर कार्यकर्ता जो है पूरे गठबंधन के एकजुट कैसे रहेंगे और ये सीट जो है वो कैसे जीत पाएंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और बीजेपी ने प्रत्याशी को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच चुनाव को लेकर आरजेडी ने एक बार फिर से रेखा गुप्ता पर अपना भरोसा जाहिर किया। पार्टी की तरफ से जताए गए इस भरोसे को रेखा गुप्ता अपनी जीत की ताकत मान रही हैं। इनका कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कई गुना अधिक समर्थन बांकीपुर की जनता का उन्हें मिल रहा है। खासकर महिला ताकत उनके साथ खड़ी है और इस बार चुनाव में उनकी जीत तय है। बांकीपुर की जनता पिछली बार भी मेरे साथ थी और इस बार भी मेरे साथ है और इस बार हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समर्थन मिल रहा है। जिस हिसाब से बांकीपुर में समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं जिसके लिए आम जनता संघर्ष कर रही है, तो उन समस्याओं को सुन रही हूं और पूरी कोशिश करूंगी कि उनके विचारों पे, उनके उम्मीदों पे खरी उतरूं और सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे महागठबंधन हमारे साथ है और महागठबंधन की राय से ही मैं आरजेडी के द्वारा उम्मीदवार हूँ। क्या राहुल का आशीर्वाद मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार भी था, इस बार भी है। पूरे महागठबंधन एकजुट होकर के जितने भी घटक दल हैं सारे हम लोग एकजुट हैं और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। तो बांकीपुर विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो इस वक्त बज चुका है। 6 जुलाई से नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी भी यहां पर उतारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पिछले 30 साल से ज्यादा से बीजेपी का ये क्षेत्र एक तरीके से गढ़ रहा है। उसी बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। फिर भी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी का यह दावा जरूर है कि उम्मीदवार कोई भी हो, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत यहां से तय है, क्योंकि नितिन नवीन ने बांकीपुर में जितना काम अभी तक किया है, आज जिस मुकाम पर नितिन नवीन है उनके प्रति जनता कृतज्ञ है। माना यह भी जा रहा है कि 9 जुलाई तक बीजेपी के उम्मीदवार भी नामांकन कर सकते हैं। लेकर क्या तैयारी आप लोगों की है, क्योंकि सभी दलों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, एनडीए के उम्मीदवार पर लोगों की निगाहें हैं? देखिए, एनडीए का उम्मीदवार भी घोषित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24x7 है, 24 घंटा काम करते हैं, लगातार कार्यक्रम है, लगातार बैठकें हैं। तो 13 तारीख को अंतिम तिथि है और उसके पहले रविवार और शनिवार को बंद है, तो निश्चित रूप से वो 11 के पहले तो हो ही जाए, 10 के पहले तो जल्दी एक उम्मीदवार बांकीपुर को मिलेगा। और यूपीए खंड खंड है, इंडी गठबंधन कितने खंडों में खंड होकर कहां कहां गिर रहे हैं ये लोग, तो वही लोग समझेंगे। लेकिन एनडीए एकजुट है, 5 पांडव मिलकर चुनाव लड़ने वाले। और बांकीपुर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जो काम किया है, अभूतपूर्व काम है। पार्क नाले पर 4 लेन सड़क, एलिवेटेड रोड, मेट्रो उधर से गुजर रही है, आम जनता के सुख दुख में सहभागिता। तो इतना काम हुआ, इतना विकास का काम पटना महानगर को ले ले या बांकीपुर को ले ले, बांकीपुर में प्रचंड बहुमत से एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतने वाला है, कहीं कोई संशय नहीं है। सोशल मीडिया पर जिनको जो चलाना है चलावे। अभूतपूर्व मतों से जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा 3 अगस्त को, तो आप देखेंगे कितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीतने वाले हैं। तो बिल्कुल उपचुनाव की तैयारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जीत का दावा भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 9 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार होंगे वो नामांकन भी दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि बीजेपी समय पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी, इसमें कहीं कोई पेंच नहीं है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि प्रत्याशी चाहे कोई हो, जीत सुनिश्चित है, क्योंकि नितिन नवीन ने जो काम यहां किया है जनता उसे देख रही है। नहीं तो बीजेपी को लोग तय करके घोषणा करेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बांकीपुर पटना में जो भी लैंड करता है, आप पूछ लीजिए किसी से, जो एयरपोर्ट पे लैंड करता है, अगर 5-7 साल के बाद आया, रेगुलर वाले का तो मैं नहीं जानता हूं, वो पटना को पहचानता नहीं है। चाहे वो एयरपोर्ट देखे, चाहे वो फ्लाईओवर देखे, बांकीपुर के लोग डबल डेकर ब्रिज देख रहे हैं,
एनडीए सरकार है तो शांति है, लोग आराम से निकल रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है ये एनडीए सरकार के द्वारा किया हुआ है, कोई इस चीज को मिस नहीं करना चाहता। और प्लस बांकीपुर के जो विधायक रहे, मंत्री रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बिहार से आज तक नहीं बना। तो इतना बड़ा सम्मान उस पार्टी ने दिया है, तो एनडीए बड़ी मार्जिन से जीतेगी। लड़ाई दूसरे और तीसरे वाले में होगा कि कौन दूसरा होगा तीसरा होगा, एक नंबर किसको होना है वो तय है। तो सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का प्रशांत किशोर को समर्थन। इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बांकीपुर में प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका, सबसे योग्य, दूरदर्शी, विलक्षण, बुद्धिजीवी, जन जन के नेता और हर दृष्टि से सबसे अधिक लोकप्रिय, प्रशंसित एवं चर्चित व्यक्तित्व प्रशांत किशोर ने आखिरकार चुनावी मैदान में उतरकर बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक बिहारी बाबू होने के नाते मुझे ये राजनीतिक घटनाक्रम बेहद रोचक और निश्चित रूप से विस्फोटक प्रतीत होता है। आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है सबकी एकता, आशा, इच्छा और समर्थन। प्रार्थना की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी, जाति, धर्म और दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर उनका समर्थन करे। जय बिहार, जय हिंद। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई हुई है, जिसमें सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की तरफ से बुलाई गई इस तरह की यह पहली बैठक है जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेता एक साथ आपको नजर आएंगे। सभी पार्टियों के जिला अध्यक्षों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास में यह बैठक बुलाई है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। यह माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी पांचों घटक दलों के बीच जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय, एकजुटता के साथ सरकार के काम को जनता तक ले जाने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही सभी दलों के जिला अध्यक्षों से सरकार की नीतियों और जनहित के काम को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। धरातल पर और अच्छे से उसे उतारने को लेकर सुझाव भी इनसे लिए जाएंगे। तारीख को एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष, सरकार में सभी माननीय मंत्री, वरिष्ठ नेता एनडीए के, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बैठक बुलाई गई है। तो ये सभी लोग से बातचीत करना, सभी जिला अध्यक्ष आपस में बातचीत करेंगे, समन्वय करेंगे। तो सरकार एनडीए की चल रही, तो ये अच्छी पहल भी है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि एनडीए के सभी जिला अध्यक्षों से बातचीत करना। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने ये पहली बैठक इस तरीके की बुलाई है जिसमें जमीनी स्तर के जो एनडीए के नेता होंगे, जिलावार जो नेता होंगे, उन्हें बुलाया गया है। हाँ, देखिए प्रदेश स्तर के जो एनडीए के नेता वो तो मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन एक साथ सामूहिक रूप से पांचों दल के जिला अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के सभागार में आकर आपस में मिलना जुलना, कुछ बातें हैं तो बातचीत करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी पहल है कि सभी पांचों दलों के सभी जिला अध्यक्षों को अपने आवास पर बुलाकर उनसे बातचीत करना। नहीं, कोई भी विषय नहीं, मिलना जुलना, कहीं कोई विषय है तो वो भी रख देना। लेकिन ये बड़ी पहल और अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि एनडीए के, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि 5 पांडव एकजुट है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को एनडीए की यह बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। और इस बैठक को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह अच्छी पहल है और इस बैठक में जिला अध्यक्षों से जो फीडबैक और सुझाव मिलेंगे उससे नीति बनाने में काफी मदद हासिल होगी। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाई है जिस बैठक में एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ सभी जिला अध्यक्ष भी होंगे, सभी पार्टियों के। हमारे साथ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं। संजय जी, एक बड़ी बैठक सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बुलाई है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट बैठक है क्योंकि पांचों पार्टी के जिला अध्यक्ष उस मीटिंग में रहेंगे, एनडीए के सारे मंत्री रहेंगे और जो सीनियर लीडर हैं सारे लोग रहेंगे। और पर्पस एक ही है, जो सरकार काम कर रही है उनसे भी फीडबैक लेना, हर एक जिला का जो सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है, वही हमारे फेस हैं हर एक जिला में।
और उनका क्या सुझाव है वो भी सुझाव लेना। और उस बैठक में नीतीश जी भी रहेंगे, जो बैठक होने वाली है सीएम के यहाँ। और मेरे ख्याल से पूरा एनडीए का उद्देश्य एक ही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है, वो जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, और ये डबल इंजन की सरकार है, मैं जरूर आपके माध्यम से बता देता हूं, जो भी हम लोगों ने कहा है उससे ज्यादा करके अगले 5 साल में ये सरकार करके दिखाएगी। चाहे वो 1 करोड़ नौकरी की बात हो, चाहे बिहार में इन्वेस्टमेंट की बात हो। उद्देश्य तो यही है ना कि बिहार में रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट आए, और उसके लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म तैयार है। जमीनी स्तर के नेता जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनसे मुख्यमंत्री संवाद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और उनसे फर्स्ट हैंड फीडबैक लेना, सरकार के कामकाज का कोई कमी है तो वो फीडबैक लेना, आपसी कोऑर्डिनेशन भी। और आप जानते हैं कि उनके फीडबैक लेने से एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि आप जो नीति बनाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उसमें बड़ा इनपुट मिलता है कोई भी डिसीजन लेने में। इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार आज नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे, जहां गगन दीवान में उन्होंने रहमतुल्लाह अल्लाह के मजार पर चादर पोशी की और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम उसके नजर आए। बता दें कि आज शाह रहमतुल्लाह के मौके पर उर्स मेले का आयोजन किया गया था। और बिहार में आज से टोल टैक्स की नई नीति लागू हो चुकी है और इसी के साथ अब राज्य में सड़कों और पुलों पर चलना महंगा पड़ने वाला है। स्टेट हाईवे, बाईपास और पुलों पर अलग अलग टोल टैक्स वसूले जाएंगे। नई नियमावली के अनुसार 2 लेन से अधिक और 4 लेन से कम चौड़ी स्टेट हाईवे पर निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। 4 लेन और उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 100% टोल वसूला जाएगा, जबकि 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर निर्धारित दर का 50% शुल्क लिया जाएगा। गाड़ी चालकों के टैक्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसके तहत छोटे वाहनों के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। नई नियमावली के तहत कार, जीप, वैन और अन्य हल्के वाहनों पर ₹1.25 प्रति किलोमीटर, जबकि बड़े वाहनों के लिए ₹8.10 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स वसूला जाएगा। आसान भाषा में समझे तो वैन, कार, जीप समेत अन्य हल्के वाहनों पर यह दर जो है ₹1.25 प्रति किलोमीटर है। छोटे व्यावसायिक वाहन जिसमें मिनी बस और मालवाहक गाड़ियां आती हैं, उन पर ₹2 प्रति किलोमीटर। बस और ट्रक से 2 धुरी वाले जो उन पर ₹4.25 प्रति किलोमीटर। 3 धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन पर ₹4.60 प्रति किलोमीटर। भारी निर्माण मशीनरी या फिर अर्थ मूविंग उपकरण के लिए यानी कि जो 6 धुरी वाले हैं उन पे ₹6.65 प्रति किलोमीटर। विशाल आकार के वाहन जो होंगे, 7 या अधिक धुरी वाले जो होंगे, उनमें ₹8.10 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा। तो बिहार में पहली बार टोल टैक्स नीति को लागू किया गया और इसके तहत अब तय स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास के साथ ही अंडरपास या फिर सुरंगों पर भी टैक्स वसूले जाएंगे। यानी अब बिहार की सड़कों पर चलने के लिए लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तो फिर पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि बिहार में सड़कों की मरम्मत, अच्छी सड़कों के लिए रख रखाव और नए निर्माण के लिए टोल टैक्स जरूरी हो जाता है। पथ निर्माण मंत्री की दलील है कि सड़कों के रखरखाव के लिए पैसा आखिर आएगा तो कहां से, और ऐसे में यह टैक्स जरूरी है। एक आपके कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया, एसएच पे भी टैक्स आप लोगों ने लगाया है। देखिए, ये नैरेटिव सेट विरोधी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार को तो अपना जो काम करना है वो काम के एवज में वो टैक्स भले कर सकते हैं, लेकिन हम सड़कें मेंटेन कैसे करेंगे, आगे सड़कें कैसे बनाएंगे, तो पॉलिसी तो निर्धारण करना पड़ेगा ना। तो उसी निमित्त ये टोल का पॉलिसी निर्धारण हुआ और विरोधी नैरेटिव सेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम किसी दुकान में जाते हैं अनाज खरीदने के लिए तो उसका पैसा देंगे नहीं। तो हम जब सड़कों पर चलेंगे तो अच्छा सड़क सब दिन रहे, गड्ढा ना हो, एक्सीडेंट ना हो, फ्लाईओवर बने, ये सब विषयों को लेकर हमने टोल लगाया है।
तो जैसे ही टोल टैक्स बढ़ा उसके बाद कांग्रेस ने बिहार में इस नई टोल टैक्स नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजेश राठौड़ ने कहा कि इस तरह से जगह जगह टोल टैक्स लगाने से बिहार में सामान महंगी हो जाएगी और ये किसी लिहाज से ठीक नहीं है। अगर हम इस प्रकार के टैक्स देंगे तो बिहार में जो खाद्य सामग्री है, अन्न सामग्री है, उनका भी दाम बढ़ जाएगा। चूंकि जो मालवाहक वाहन है, तिपहिया मालवाहक वाहन है, उन सब पे टोल टैक्स बढ़ेगा। अलग अलग रेट तय किए गए हैं। 1 रुपये 25 पैसे से लेकर 4 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर के आधार पर तय किए गए हैं। तब जबकि हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो रोड टैक्स देते हैं। जब हम स्टेट हाईवे पे टैक्स देंगे, हम नेशनल हाईवे पे टैक्स देंगे, हम राज्य सरकार के हाईवे पे टैक्स देंगे, तो फिर हम रोड टैक्स किस बात पे देंगे। और बिहार में लागू की गई टोल नीति पर डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अभी ये नया प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया गया है। स्टेट हाईवे पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसके बाद जनता की राय भी इसमें देखी जाएगी और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। सरकार सब कुछ देखकर ही फैसला लेगी। प्रस्ताव आया, एक निर्णय हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं उस पर भी सरकार विचार नहीं तो सवाल है कि कहीं पर भी टैक्स लगता है तो जनता को पड़ता है, लेकिन बिना टैक्स के भी सरकार का काम नहीं करता है। इसलिए अभी जो एसएच पर जो स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने की बात हुई है या नए टैक्स अधिरोपण की बात हुई है, वो अभी तो लगाया गया है, लेकिन फिर जनता के फीडबैक के साथ उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर कारोबारी के स्टाफ को गोली मारी गई है। दिन दहाड़े गोली मारने की इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। बाजार समिति इलाके की यह घटना, घायल कारोबारी के स्टाफ को पीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जहां पर दिन दहाड़े गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। मुझे बहादुरपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक फल विक्रेता है राजकुमार प्रजापति, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, उनको गोली लगी है। उसी के सत्यापन हेतु जब बहादुरपुर थाना यहाँ पहुँची तो पता चला कि उनको सिर के पास गोली लगी है, तो उनको बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। यहाँ इतना अभी तक प्रारंभिक जांच में पता चल रहा है कि किसी तरफ से गोली चली है, कौन अपराध कर्मी थे उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। हम लोग अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं, जितने भी इसमें संलिप्त अपराध कर्मी हैं उनकी पहचान करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने को सुनिश्चित किया। कितनी संख्या में अपराधी यहाँ पहुँचे थे उसका अभी तक डिटेल नहीं पता चल पाया है। अभी किस तरफ से गोली चली है इसकी भी डिटेल नहीं आई है, उस बिंदु पे हम लोग जांच। पटना पीएमसीएच में नर्स के परिजनों की पिटाई और दुर्व्यवहार को लेकर जमकर प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया गया। नर्सों ने इमरजेंसी और ओपीडी दोनों के काम को ठप कर दिया है। आरोप यह है कि नर्स के पति के इलाज में लापरवाही से मौत हो गई और मौत के बाद नर्स के परिजनों की पीजी डॉक्टरों ने पिटाई कर दी। अब आरोपी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने और कठोर कार्रवाई की मांग पर ये नर्सें अड़ी हुई हैं। आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई के बदले ड्यूटी से भी नहीं हटाने का आरोप नर्स लगा रही हैं। तो पीएमसीएच में नर्सों का कार्य बहिष्कार और इसके पीछे इंटर्न डॉक्टरों को लेकर ये नर्स विरोध कर रही हैं, क्योंकि इंटर्न डॉक्टरों पर मारपीट का आरोप है। साथ ही साथ इस आरोप के बावजूद आरोपी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनके कार्य से उन्हें हटाया गया। ड्यूटी से भी नहीं हटाने को लेकर नाराजगी अब खुलकर सामने आती हुई और इसीलिए तमाम नर्सें जो हैं कार्य बहिष्कार कर विरोध जाहिर कर रही हैं।